गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये मैराथन टाइप की क्लास होगी। इसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को देखने का प्रयास करते हैं। साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है विविध के भी देखते हैं। आप जानते होंगे आपका पेट प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लगा होगा 2022 के लिए, तो इसके लिए हम लोग इसे देखने का प्रयास करते हैं। साथ में किसी भी वनडे एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी ये लाभकारी साबित होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा लिए होंगे, जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा, जो नया पॉइंट मिल रहा होगा उसे नोट डाउन करने के लिए। फिलहाल जो 15 और 16 तारीख को पेपर होने वाला है उसके लिए ये पूरा डाटा जो है निरूपित है। यहाँ से आप जानते होंगे आपके सिलेबस में तो ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चंस आते हैं, विविध के ऐसे ही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सबसे 5-5 क्वेश्चंस का प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे कमेंट आने के बाद इसे करवाया जा रहा है। फिलहाल बहुत लाभकारी होगा, हमें उम्मीद है कि पसंद भी आएगा। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा गया है, निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत अभिव्यक्त किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, यह कथन किसने दिया, यह उदाहरण किसने दी? तब राइट आंसर आपको निकोलस कोपरनिकस लगाना होगा, याद रखना। अगला पॉइंट आता है, कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ किसे? आधुनिक खगोल विज्ञान। तो पितामह किसके कहलाते हैं? कोपरनिकस खगोल विज्ञान के पितामह माने जाते हैं। आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट आएगा, महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? तो आप जानते हैं 1927 का सन होता है। जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा मूल रूप से इसे प्रतिपादित किया जाता है और बाद में रॉबर्ट वेगनर आते हैं, वो भी 1967 ईस्वी में इसकी व्याख्या कर देते हैं। किसकी? महाविस्फोटक सिद्धांत की। महाविस्फोटक सिद्धांत के द्वारा ही बताया जाता है कि मूल रूप से कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ। आगे बात होगी तो कहा जाता है महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है और उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म और तापमान घनत्व अत्यधिक रहा है। आयतन छोटा रहा है, सूक्ष्म रहा है और मूल रूप से तापमान ज़्यादा रहा है, घनत्व अत्यधिक रहा है। अत्यधिक जो है संकेंद्रण के कारण इस जो है पिंड में विस्फोट हो जाता है और जब ये पिंड विस्फोटित होता है यानी दगता है तो इसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव होता है और उसमें अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हो जाता है। तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है। तो कहा जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोटक सिद्धांत से हुई। वही महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे 1927 ईस्वी में आपने देखा होगा 1927 में किसने? जॉर्ज लेमेत्रे ने और फिर 1967 ईस्वी में रॉबर्ट वेगनर ने मूल रूप से व्याख्या दी। तो वही महाविस्फोटक सिद्धांत है। आगे हम लोग बात करेंगे तो अगला पॉइंट आएगा सौरमंडल से, सोलर सिस्टम से। क्वेश्चंस बढ़ते हुए चलेंगे, हमें उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगा। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने को वाले जो सूर्य के प्रकाश हैं वही प्रकाशित होते हैं, जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड। इसके साथ साथ बहुत सारे पिंडों का समूह होता है, सौरमंडल कहलाते हैं। आप जानते होंगे आदि पिंडों का समूह सौरमंडल कहलाता है। हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के पास या पृथ्वी जिस मंडल में, जिस सौरमंडल में स्थित है उसको क्या कहा जाता है? तो कभी कभी दुग्ध मेखला मिलता है ऑप्शंस में, कभी कभी आकाशगंगा मिलता है और कभी मंदाकिनी मिलता है। तीनों एक ही नाम है, किसी एक पे ही आंसर आपको टिक करना होता है। तो सौरमंडल जिसमें स्थित है उसे क्या कहा जाता है? उसे आकाशगंगा कहा जाता है, उसी को दुग्ध मेखला कहा जाता है, उसी को मंदाकिनी कहा जाता है। क्वेश्चंस आपको वन लाइनर बेस में दिखाई देगा तो आपको आंसर्स भी वन लाइनर में देना है। सबसे पहली बात होगी सन। जैसे कोपरनिकस ने साफ साफ कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। निकोलस कोपरनिकस ने ही कहा था ना कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। तो सूर्य की हम लोग बात करते हैं। सूर्य यानी सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। क्वेश्चंस पूछेगा तो यही पूछ लेगा 4.6 अरब वर्ष किसकी आयु है? तो सूर्य की आयु मानी जाती है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, याद रखना 13 लाख गुना बड़ा है। और निकोलस कोपरनिकस ने क्या कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है, ना कि पृथ्वी।
अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी को सूर्यताप का मात्र क्या 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। पृथ्वी पर सूर्य तप का जो है 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। सोचो, परसेंटेज की अगर बात करें तो बहुत न्यूनतम बात होगी, 1-आध% की भी बात नहीं हो रही है। मात्र 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है पृथ्वी पर। तब इतनी गर्मी होती है, सोचो अगर कुछ बढ़ जाए, 5-7 अरब भाग हो जाए, तब तो बहुत कुछ हो सकता है। आगे अगला पॉइंट कहा जाता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है। आप जानते हैं 8 मिनट 19 सेकंड मिलता है। 499 सेकंड का ये समय होता है। लगभग 500 मिनट लग जाते हैं, नहीं सेकंड लग जाते हैं। मिनट की बात होगी तो 8 मिनट 16 सेकंड, कई जगह जो है 19 सेकंड लिखा मिलता है। जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पे आपको ध्यान केंद्रित करना है और वहीं से जो है सीधे सीधे क्वेश्चंस भी बनेंगे। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर पूछा जाएगा। दिखाया गया है सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आप जानते हैं नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में जो है ऊर्जा का स्रोत बताया जाता है। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन के थ्रू प्राप्त होती है, पाई जाती है। आगे अगर बात करेंगे तो कहा जाता है सौरमंडल के पिंड। सौरमंडल के पिंडों की अगर बात करते हैं तो सौरमंडल में वर्तमान में कुल मिलाकर के इस टाइम कितने ग्रह, तो 8 ग्रह। पहले 9 ग्रहों की संख्या होती थी, आप जानते हैं एक 92वां ग्रह शामिल कर दिया गया, उसे हटा दिया गया, ग्रहों की संख्या बची 8। और सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम जो है बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना दूरी के आधार पर सबसे पहले बुध आएगा। पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। यम को हटाया गया है, 9वां ग्रह यम था, इसे अब क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में ला दिया गया है। आगे अगर बात करते हैं आकार के आधार पे, तो आकार के आधार पे पूछा गया क्वेश्चन है ग्रहों का जो है अवरोही क्रम आपको बताना है। सबसे बड़ा है बृहस्पति, अवरोही मतलब होता है बड़ा से छोटा, यानी बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, शनि के बाद है अरुण, अरुण के बाद है वरुण, वरुण के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है शुक्र, और शुक्र के बाद है मंगल, उसके बाद बुध। तो बुध के बाद बड़ा कौन सा है, मंगल है। मंगल के बाद बड़ा कौन सा है, शुक्र है। शुक्र के बाद बड़ा कौन सा है, पृथ्वी है। पृथ्वी से बड़ा कौन सा है, वरुण है। वरुण से बड़ा कौन सा है, अरुण है। अरुण से बड़ा कौन सा है, शनि है। और शनि से बड़ा कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है, याद रखना। आगे हम लोग बात करेंगे तो अगला पॉइंट आता है सूर्य ग्रहण का। आप जानते हैं क्वेश्चंस बहुत बार ये छपा है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच आ जाए चंद्रमा, तब समझ लीजिए सूर्य ग्रहण हुआ, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। आप देखते होंगे जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का पूरा प्रकाश जो बताया गया है कितने समय में, 499 सेकंड में पहुंचता है 2 अरबवां भाग। वो 2 अरबवां भाग ठीक से नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो पूरा प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है सूर्य ग्रहण में। आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है सूर्य ग्रहण प्रतिपदा, यानी न्यू मून डे या फिर अमावस्या। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है या फिर प्रतिपदा को होता है। क्वेश्चन पूछता है तो राइट आंसर आपको लगाना होगा। रीजनिंग भी यहाँ से 5 नंबर पूछी जाती है और रीजनिंग में एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो विविध टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग में भी इंक्लूड हो जाते हैं। कभी कभी देश राजधानी मुद्रा से वहाँ क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, कभी कभी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी ज्योग्राफिकल जो है डाटा से क्वेश्चंस, जीआई टैग से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है वहाँ पर भी। तो वहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सभी को कमेंट जो है कवर करने में थोड़ी सी दुविधा होती है, थोड़ा लंबा टॉपिक पड़ जाता है, लेकिन हाँ कवर करने का प्रयास करते हैं, जितना हो सकेगा हम कर पाएंगे। अब बात होगी सबसे छोटे ग्रह की, जो सबसे पास है, जिसका नाम होता है मरकरी, जिसे बुध के नाम से जानते हैं। यह सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह स्थित है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन का समय लग जाता है। 88 पृथ्वी दिवस लगते हैं। पृथ्वी पे जो 24 घंटे का समय होता है उसके अकॉर्डिंग 88 दिन में सूर्य की प्रतिमा जो है क्या कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है। सूर्य आप जानते हैं पृथ्वी से कितना गुना, तो 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना, याद रखना। सूर्य का जो ताप है, तप है, उसका कितना अरबवां भाग, तो 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। कितने सेकंड में, 499 सेकंड, कई जगह 496 सेकंड मिलता है, ठीक है। लगभग 500 के आसपास माना जाता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो अगर बुध से क्वेश्चंस बनेगा तो यही बनेगा कि सबसे चमकीला ग्रह, नहीं तो शुक्र हो जाएगा। बुध सबसे पास का ग्रह होता है, सबसे निकट का ग्रह होता है। अगला वीनस की बात होगी, शुक्र की। शुक्र को कहा जाता है सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र बनेगा। शुक्र पृथ्वी की सबसे नजदीक है, सर्वाधिक गर्म भी रहता है।
शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है और मूल रूप से कई कई जगह जो है शुक्र को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है, तो याद रखना। क्योंकि घनत्व, आकार और व्यास में यह पृथ्वी के लगभग समान दिखाई देता है, इसलिए वीनस को पृथ्वी के यानी अर्थ के इक्विवेलेंट मान लिया जाता है। शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना होगा कि सूर्य का नहीं, शुक्र का पूछा गया है। कोई भी उपग्रह नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं, ऐसे शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। जो क्वेश्चन बनेगा शुक्र से तो यही पूछा जाएगा, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की भगनी या फिर पृथ्वी की बहन या फिर सबसे नजदीक पृथ्वी से कौन सा है, तो बनेगा शुक्र है। आगे बात करेंगे अर्थ की, पृथ्वी की, जहां हम लोग निवास करते हैं। अर्थ की अगर बात करें तो कहा जाता है पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पे लोग जीवन है, जिस पे लोग रहते हैं, वह पूरे सौरमंडल का ज्ञात ग्रह माना जाता है। ज्ञात ग्रह माना जाता है। हमारा सौरमंडल कहाँ, तो आप जानते हैं मंदाकिनी, आकाशगंगा या फिर दुग्ध मेखला को कहते हैं। पृथ्वी को जल की उपलब्धि के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन एक आध बार वनडे एंट्रेंस में छप चुका है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। जबकि पृथ्वी की बहन कौन है, आप जानते हैं शुक्र ग्रह का है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, आप जानते हैं चंद्रमा है। ग्रह की जो परिक्रमा करे वही उपग्रह कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री, तो 23.5 अंश पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकाव के साथ। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। कितने, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इसी गति को घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहा जाता है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के कितना टाइम, तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है। अगर बहुत डीप क्वेश्चन पूछेगा तब जाके ये बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कहीं से भी बचना नहीं चाहिए, इसलिए आपको सब कुछ कराने का प्रयास किया जा रहा है। अगला पॉइंट आता है पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमने या घूर्णन की परिक्रमण को भी मूल रूप से इसी कारण देखा जाता है कि इसी के कारण दिन रात होगा। जैसे आप जानते हैं 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है, एक राउंड लगा पाता है, और एक राउंड में आप जानते हैं कि दिन और रात भी हो जाता है। 12 घंटा के आसपास दिन और 12 घंटा के आसपास रात का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। हालांकि ये समय के अनुसार बदलता रहता है, कभी जो है दिनों की संख्या छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। उसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, कब छोटा और कब बड़ा, या कब बड़ा दिन होता है, कब छोटा दिन होता है, किस गोलार्ध में होता है, ये सब हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा पूरे करने के लिए 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट और 9.51 सेकंड लगता है, या फिर 365.25 दिन का समय लगता है। ये पृथ्वी है सूर्य का एक परिक्रमा, कितने दिनों में, 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9.51 सेकंड। अगर एग्जैक्ट डाटा पूछेगा तो इतना, नहीं तो पूछेगा 365.25 दिन का समय लगता है किसे, तो आप बताइएगा कि पृथ्वी को लगता है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। अच्छा, आगे बात करें तो कहा जाता है इसे क्या, तो 365.25 दिन को मूल रूप से परिक्रमण गति कहा जाता है। अगला पॉइंट आएगा कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी 4 जनवरी को और निकटतम तिथि होती है, इसी तिथि को पेरीहीलियम या फिर ऑफशोर कहते हैं। 2021 में 2 जनवरी मूल रूप से ऐसा पड़ा था। 4 जनवरी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार लगा के रखिएगा, क्वेश्चंस छपेगा। ऑफशोर किसे कहा जाता है, 4 जनवरी को कहा जाता है। ऑफशोर कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर हो, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर हो। सूर्य, वही सूर्य जो मूल रूप से पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, वही सूर्य जो मूल रूप से कहाँ पे, आप जानते हैं निकोलस ने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है, ठीक है। आगे बात करेंगे, उपसौर के बारे में क्वेश्चंस पूछता है तो 4 जनवरी याद रखना। अगला पॉइंट आएगा पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर सामान्यतः 4 जुलाई की निकटतम तिथि को होता है। इसे स्थिति पर अपिहिलन यानी अपसौर कहते हैं। 2021 में 5 जुलाई को पड़ा था। 2021 में 5 जुलाई को पड़ा था अपसौर। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो कहा जाता है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा डेट है जिसमें दिन और रात इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तो वह दिन है 21 मार्च का और 23 सितंबर का। आप चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट टाइमर लगा करके बिल्कुल सेम टू सेम ठहरेगा।
ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे दिन हैं जहां पर पृथ्वी वे मूल रूप से दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होंगे। अगला पॉइंट आता है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो आप जानते हैं 21 और 22 जून, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर का होता है। क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा, तो 21-22 जून को लगाना, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात होगी तो बता देना कि 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन मतलब यही कि सबसे ज्यादा समय तक सूर्य दिखाई दे, वही है बड़ा दिन। ठीक है, सबसे ज्यादा समय तक सूर्य दिखाई दे वो बड़ा दिन हो जाएगा, सबसे कम समय तक चंद्रमा दिखाई दे वो छोटा दिन हो जाता है। नहीं, सबसे ज्यादा समय तक चंद्रमा जब दिखाई देगा तो दिन छोटा होगा, रात बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो समझना होता है। ये हो गई पृथ्वी की बात। अब हम लोग मार्स के बारे में देखेंगे, जिसे हम लोग मंगल के नाम से जानते हैं। मंगल की अगर बात करें तो इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपलब्धि के कारण ये ज्यादा लाल दिखाई देता है। मंगल के फोबोस और डेमोस दो उपग्रह होते हैं, तो इन्हें आपको बिल्कुल दिमाग में बैठाना है। जैसे पृथ्वी का होता है चंद्रमा, ऐसे यहाँ पे फोबोस और डेमोस है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे जुपिटर की बात होगी, जिसे हम लोग बृहस्पति ग्रह के नाम से जानते हैं। बृहस्पति की अगर बात करते हैं तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसका उपग्रह ज्ञानीमेड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। ज्ञानीमेड जो है चंद्रमा से भी बड़ा है। ज्ञानीमेड किसका उपग्रह? बृहस्पति का उपग्रह। कई बार क्वेश्चंस बनता है कि ज्ञानीमेड का संबंध किससे है? बृहस्पति से है। तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा? तब लगाना पड़ता है पृथ्वी से। या फिर ज्ञानीमेड का संबंध है बृहस्पति से, तो मूल रूप से मंगल के बारे में पूछ लेगा कि मंगल का संबंध किससे होगा। तब आपको डिमोस और फोबोस ढूंढना होगा कि कहाँ पे है ऑप्शंस में। रीजनिंग में क्वेश्चंस कभी कभी बनता है, तो याद रखना, वहां भी काम दे जाएगा। आगे बात करते हैं शनि की। तो शनि की अगर बात करें तो शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 7 बताई जाती है। वलय माने वही छल्ले गोले, छल्ले या गोले, याद रखना। अगला पॉइंट आता है कि शनि के उपग्रहों की संख्या बताओ। तो शनि के उपग्रहों की संख्या पहले 79 थी, अब हो गई है 82, 82 हो गई है। तो शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, पहला कौन था? बृहस्पति था। बृहस्पति के बाद शनि का नंबर आता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आप देखेंगे टाइटन। टाइटन किसका है सबसे बड़ा उपग्रह? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है टाइटन। याद रखना, टाइटन वही है जिसमें 82 उपग्रह पाए जाते हैं, 7 छल्ले होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? आप जानते हैं ज्ञानीमेड है। किसका है? बृहस्पति का। आगे बढ़ते हैं, अरुण के बारे में देखेंगे। अरुण की अगर बात करते हैं तो अरुण की खोज कभी कभी पूछ ली जाती है। विलियम हर्शल ने 1781 ईस्वी में की थी। अरुण ग्रह पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। सूर्यास्त मूल रूप से पूरब दिशा में होगा, सूर्योदय पश्चिम दिशा में होगा। कहाँ पे? अरुण में। अगला पॉइंट आता है वरुण की। वरुण की अगर बात करेंगे तो यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है। वरुण की खोज की अगर बात करते हैं, वरुण की खोज मूल रूप से जर्मन खगोलविद जोहान गोले ने की थी। जोहान गोले ने की थी। अच्छा, वरुण की खोज किसने? तो जर्मन खगोलविद होते हैं जोहान गोले, वही 1846 ईस्वी में खोजते हैं। आगे बात करेंगे तो वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? तो टीनान होता है। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टीनान है। जैसे आपने देखा कि पृथ्वी का सबसे बढ़िया उपग्रह चंद्रमा है, ऐसे मूल रूप से वरुण का सबसे बढ़िया उपग्रह टीनान माना जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा उपग्रह कहाँ पाए जाते हैं? आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि में पाए जाते हैं, 82 है जिनकी संख्या, जहाँ पे टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। ये हो गई ग्रहों की बात। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बौने ग्रहों के बारे में। बौने ग्रहों के बारे में आइए देखते हैं बौने ग्रह क्या होते हैं। यम की खोज आप जानते हैं 1930 ईस्वी में क्लाइड टैमबैग ने की थी। यम और यम मूल रूप से आगे बढ़े तो कहा जाता है कि सरेस, होमिया, मेकमेन और इरीस भी बौने ग्रह होते हैं। तो मेकमेन, इरीस, होमिया और सरेस मूल रूप से कैसे ग्रह हैं? जैसे यम बौना ग्रह है, ऐसे मूल रूप से ये भी बौने ग्रह होते हैं। आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट आता है चंद्रमा की। चंद्रमा की अगर बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण, जबकि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस याद रखिएगा।
आगे बात करेंगे तो चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है, फुल मून में होता है। सदैव पूर्णिमा को क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी दिखाई दे जाए, समझ लो हो गया पूर्णिमा यानी चंद्र ग्रहण। आगे सौरमंडल के अन्य पिंडों की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं क्षुद्र ग्रह होते हैं। बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य अधिकांशतः क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जिसे हम लोग छोटे ग्रह के नाम से जानते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और क्षुद्र ग्रह में पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त का निर्माण हो जाता है। तो अगर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाएंगे तो मूल रूप से एक गर्त बनेगा जिसे गड्ढा कहा जाता है और गड्ढे से थोड़ी बहुत दुविधाएं आती हैं। आगे बात करें धूमकेतु की, तो धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं, वही धूमकेतु कहलाते हैं, वही धूमकेतु कहलाते हैं। आगे बात करेंगे, कहा जाता है धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत होती है। ये क्वेश्चन वनडे एंट्रेंस में एक बार आ चुका है कि धूमकेतु की पूंछ कैसी होती है, तो सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। धूमकेतु का पुच्छल तारा भी कहा जाता है। कई जगह धूमकेतु को पुच्छल तारा के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया। अच्छा, हमारा मूल रूप से सौरमंडल कहाँ पे है? तो मंदाकिनी, जिसे हम लोग आकाशगंगा या फिर दुग्ध मेखला कहते हैं, वहीं पर पाई जाती है। आगे बात करेंगे अक्षांश की। अक्षांश और देशांतर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अक्षांश की अगर बात करते हैं तो लैटिट्यूड कहा जाता है पृथ्वी के गोलक पर विषुवत वृत्त में जो उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान के कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ऐसी परिभाषा नहीं पूछी जाती, सीधे सीधे ये पूछ लिया जाता है कि अक्षांश कौन सा है और देशांतर कौन सा है। आगे बात करें तो ये आपका है ध्रुव, और नहीं, ये आपका है क्या, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लोब। और ग्लोब पे मूल रूप से आप देखेंगे तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ये 0 डिग्री जो रेखा आ रही है इसे हम लोग भूमध्य के नाम से जानते हैं। इससे 23.5 डिग्री ऊपर देखेंगे तो ये कर्क रेखा हो जाएगी। 23.5 डिग्री नीचे देखेंगे जिसका नाम होगा मकर रेखा। 66.5 डिग्री साउथ यानी नीचे देखेंगे, दक्षिण में देखेंगे अंटार्कटिका वृत्त मिलेगा। जबकि अगर नॉर्थ में यानी उत्तर में देखेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो मूल रूप से आर्कटिक वृत्त दिखाई देगा। तो ये पृथ्वी की दोनों स्थितियां हैं। ऊपर नॉर्थ साउथ पोल होता है जिसे हम लोग नॉर्थ साउथ जो है नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, 90 डिग्री पे होगा। ऐसे 90 डिग्री पे नीचे साउथ पोल होगा जिसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस घुमा के पूछता है तो उसी टाइप से आंसर्स दे देना होता है। मकर रेखा, कर्क रेखा, ये सब पे आंसर्स बनते रहते हैं। आगे बात करें तो कहा जाता है विषुवत रेखा के बारे में। पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अक्षांश के लिए जो रेखा बनी है उसे हम लोग विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। 2 अक्षीय रेखाओं के बीच की लगभग दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। आपने जो ग्लोब देखा ये है आपका भूमध्य रेखा, इसके बीच में अगर अगली रेखा बनेगी तो उसके बीच की जो ये दूरी होगी 111 किलोमीटर की होगी। देशांतर रेखा की अगर बात करते हैं तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, जैसे आपने इस टाइप वाला देखा, तो जो ऊपर से नीचे वाले हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और ये कभी रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, याद रखना। शून्य अंश देशांतर रेखा को ग्रीनविच या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम मूल रूप से 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी बात हो गई इस पे। आगे हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों अफ्रीका महाद्वीप में भी पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखना है कि कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो और मूल रूप से विषुवत रेखा हो, कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सा महाद्वीप उसके लिए है जिम्मेदार? तो अफ्रीका महाद्वीप जिम्मेदार होता है। आप याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ पे तीनों मिलती हैं। सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतराल आता है। अगर 1 डिग्री आप देशांतर पर जाएंगे, देशांतर पर, तो मूल रूप से 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की संरचना की अगर बात करते हैं तो आंतरिक संरचना कैसे होती है? आप जानते हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। भूपर्पटी, मेटल और केंद्रीय भाग, जिसे कहा जाता है कास्ट, मेटल और कोर।
मूल रूप से अगर इसे आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं। जैसे पहला पॉइंट आता है भूपर्पटी, या पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सबसे इंटरनल वाला जो पार्ट होता है, सबसे इंटरनल वाला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूपर्पटी या फिर क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। इसे सियाल परत भी कहा जाता है। कई जगह जो है भूपर्पटी को सियाल परत के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं। सियाल कैसे, SiAl। इसमें से सिलिका और एल्यूमिनियम की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है, SiAl। तो सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता कहाँ पाई जाती है, भूपर्पटी में पाई जाती है। इसका निर्माण मूल रूप से बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। तो ये तो हो गया सियाल। दूसरा आएगा मेटल। मेटल की अगर बात करें तो यह पृथ्वी के मध्य परत में पाई जाती है, जिसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर तक की है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। तो बेसाल्ट से किसका निर्माण हुआ है, बेसाल्ट से ही मूल रूप से मेटल का भी निर्माण हुआ है, जैसे भूपर्पटी का हुआ है। इसमें सीमा परत भी कहा जाता है। सीमा मतलब Si+Ma, यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम अगर आ जाए तो आप समझ लीजिएगा मूल रूप से मेटल की बात हो रही है। 2900 किलोमीटर वाला डाटा की बात हो रही है। तीसरा पॉइंट आता है केंद्रीय भाग या फिर कोर। जिसे कोर कहा जाएगा वो पृथ्वी का केंद्रीय भाग होगा, जिसमें निकल और फेरस की प्रधानता होगी। निकल और फेरस से जो बनेगा उसे हम लोग कोर के नाम से जानेंगे, उसे हम लोग कोर के भाग नाम से जानेंगे, केंद्रीय भाग या फिर कोर के नाम से पुकारते हैं। आगे एक क्वेश्चन यहाँ ये बन जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 घन प्रति जो है घन सेंटीमीटर होता है। अच्छा, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, cm क्यूब होता है। पृथ्वी के नीचे जाने पे 32 किलोमीटर की गहराई पे अगर आप जाते हैं तो 1 डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। पृथ्वी के अगर इंटरनल में आप जाएंगे, ये आपका ग्लोब है, ये आपकी पृथ्वी है, अगर आप अंदर आते हैं तो प्रति 32 मीटर पे 32 मीटर पे मूल रूप से 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। पृथ्वी के बाह्य सतह को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अगर बाह्य सतह की आप बात करेंगे तो यहाँ पे इसे 5 भागों में बांटा जाता है। नहीं, हाँ, क्या है राइट आंसर, पृथ्वी के बाह्य सतह को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। बाह्य सतह कौन कौन सी होंगी, तो आप देखेंगे स्थल मंडल, जलमंडल या फिर जैवमंडल, जिसे हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो इसके 3 भाग होते हैं, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, जिसे हम लोग जैवमंडल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो 3 भाग होते हैं पृथ्वी के बाह्य सतह के। चौथा स्टेप आता है स्थल मंडल का। स्थल मंडल का, अगर स्थल मंडल की हम लोग बात करें तो कहा जाता है पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परतों को स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल की अधिकांश ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट यानी 88-48 मीटर पे है। वर्तमान में 88-48.86 मीटर है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माउंट एवरेस्ट की वर्तमान ऊंचाई क्या है, तब 88-48.86 लगाना याद रखना। क्यों, क्योंकि आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है, फाइनली सिलेक्शन लेना है। और मूल रूप से अधिकतम गहराई कहाँ पे है, तो गहराई की अगर बात करेंगे स्थल मंडल पे तो मेरियाना गर्त में है। 11,033 मीटर गहरा है मेरियाना गर्त। 11,033 मीटर गहरा पॉइंट है मेरियाना गर्त, जो स्थल मंडल की अधिकतम गहराई है। अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है 88-48.86 मीटर, और अधिकतम गहराई कहाँ पे है, 11,033 मीटर है मूल रूप से मेरियाना गर्त। अगला पॉइंट आता है कि पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70.8% भाग पर जल और 29.2% भाग पे स्थल का विस्तार होता है। 29.2% भाग पे ही स्थल है, तब इतनी मारामारी है। सोचो अगर इसका विस्तार हो जाता तो ये जनसंख्या विस्फोट जो आज हो रहा है ये बहुत पहले हो गया होता। फिलहाल इसे रोक लगाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है। हम लोगों का काम है पढ़ना, हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप पढ़ने का काम करिए। हमें उम्मीद है रिवीजन का काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है चट्टान, जिसे हम लोग राख के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थों को शैल यानी चट्टान कहते हैं। चट्टान को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आग्नेय शैली, औषधि शैली और रूपांतरित शैली। अगर इन्हें तीनों को पढ़ने का प्रयास करें तो आग्नेय शैली को हम लोग से मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय शैली का निर्माण हो जाता है। अगर क्वेश्चंस बहुत घुमा के पूछेगा तब जाकर के इसका क्वेश्चंस बनेगा। आग्नेय का निर्माण कैसे हुआ, मैग्मा और लावा जम जाए, आग्नेय का निर्माण हो जाएगा। आग्नेय चट्टान में प्राथमिक शैल भी पाई जाती हैं, जिसे हम लोग प्राथमिक शैल के नाम से भी जानते हैं। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, डेरोनाइट, गैम्ब्रो आदि जो है आग्नेय शैलालों के उदाहरण हैं। तो पेग्माटाइट किसका उदाहरण है, आग्नेय
बेसाल्ट किसका उदाहरण है? आग्नेय का। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय का। अच्छा, डायरोराइट किसका है? तो डायरोराइट की अगर बात करेंगे तब भी ये आग्नेय सेल का ही उदाहरण पाया जाएगा। अगला पॉइंट आता है अवसादी सेल की। अवसादी सेल की अगर बात करते हैं तो कहा जाता है इसका निर्माण सेलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों को लगातार जमा करके रहने वाले परतों के रूप में होता है। अवसादी सेल जो है परतदार होती हैं, परतदार परत होती हैं, जैसे वसली पेपर बनाया जाता है, आप जानते हैं। अगला पॉइंट आता है अवसादी सेलों में वनस्पति और जीव जंतु का जीवाश्म भी पाया जाता है। अवसादी सेलों में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म भी पाया जाता है, ऐसा माना जाता है। अवसादी सेलों में खनिज तेल भी पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। अगला पॉइंट आएगा लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान आदि अवसादी सेलों के उदाहरण बताए जाते हैं। आदि किसके? तो अवसादी सेलों के उदाहरण बताए जाते हैं। आगे पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार में लिखा हुआ है, आगे हम लोग कुछ बढ़ा के देखेंगे क्योंकि हमें इम्पोर्टेंट डाटा देखना है। अगला पॉइंट अगर आए तो कहा जाता है भूकंप तरंगों को मूल रूप से किसके? तो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाएगा। हमारा काम यह है कि 5x5 आपका आ जाए बस, और 5x5 नहीं, इससे लगभग आपके 8 से 9 क्वेश्चन हल होने वाले हैं पेट की परीक्षा में। परीक्षाएं कोई भी हो वहाँ भी आता है क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस ज्योग्राफी से बनने वाले हैं, चाहे वो विश्व लेवल पे हो, चाहे वो मूल रूप से भारतीय ज्योग्राफी पे हो, तो वहाँ से क्वेश्चंस जो उठेंगे वो यहीं से उठते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। तो सिस्मोग्राफ से मूल रूप से हम लोग भूकंप के तरंगों को मापते हैं। भूकंप को मापने के लिए रिक्टर स्केल यानी रिक्टर परिणाम का प्रयोग किया जाता है। मार्केल स्केल मूल रूप से इसकी तीव्रता मापती है, और रस्सी फेरल स्केल मूल रूप से इसके प्रयोग को कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है। तो रस्सी फेरल स्केल, रिक्टर स्केल या फिर मार्केल स्केल मूल रूप से भूकंप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ आप जानते हैं भूकंप के तरंगों को मापता है सिस्मोग्राफ। अगला पॉइंट आता है कि विभिन्न स्थलाकृतियां, जैसे धरातल पर पृथ्वी के जो है अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, जिसमें आप देखेंगे पर्वत होगा, पर्वत के साथ साथ अवशिष्ट पर्वत होंगे, उसके बहुत सारे प्रयोग आप देखेंगे। पर्वत होगा, पर्वत के साथ साथ क्या होगा? पठार भी होगा, घास के मैदान भी होंगे। तो ये सब काम ऐसे ही बनता है। पर्वत की अगर बात करते हैं तो पर्वत धरातल का वह विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा और तीव्र ढाल वाला होता है। इसका शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है। तीव्र ढाल दिखाई दे, समझ लो माउंटेन है वो। निर्माण के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। कहा जाता है अवरोधी अथवा ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है। वासगेज पर्वत, जिसे हम लोग फ्रांस में देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जो मूल रूप से जर्मनी में दिखाई देता है। साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में दिखाई देता है, और ब्लॉक पर्वत के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है? जर्मनी में है। कैसा पर्वत पाया जाता है? मूल रूप से इसे कहा जाता है कि ये ब्लॉक पर्वत है, यानी अवरोधी पर्वत है। साल्ट रेंज कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में पाया जाता है। अवशिष्ट पर्वत की अगर बात करते हैं, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। अपरदन कटाव से होता है। जैसे भारत की विंध्याचल हो गया, नीलगिरी हो गया, पारसनाथ हो गया, राजमहल की पहाड़ी हो गई। स्पेन की आएगी तो सियाला नवेदा हो गया, अमेरिका की गौसा हो गया, और बूटे घोषित पर्वत उदाहरण हैं। याद रखना है, भारत की विंध्याचल या फिर नीलगिरी या फिर पारसनाथ या फिर राजमहल की पहाड़ियाँ कैसे पर्वत का उदाहरण है। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे कि राजमहल की बात हो रही है, विंध्याचल की बात हो रही है, तब वहाँ पे आपको अवशिष्ट पर्वत का नाम लगाना होगा। आप जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं एमसीक्यूज टाइप में, तो आपको कोई एक राइट आंसर चूज करना होगा। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं तो मोरदार पर्वत यानी वलित पर्वत की बात होगी। फोल्ड माउंटेन क्या होता है? मोरदार पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों यानी संपीड़न के कारण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के मुड़ने से हो जाता है। किसका निर्माण? मोरदार अथवा वलित पर्वत का निर्माण। आगे बात करेंगे तो कहा जाता है कि भारत का हिमालय कैसा पर्वत? तो वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी मोरदार पर्वत का उदाहरण है। आगे रूस का यूराल पर्वत हो गया, मोरदार पर्वत का उदाहरण है। उत्तरी अमेरिका का रॉकी हो गया, मोरदार पर्वत का उदाहरण है। दक्षिणी अमेरिका के एंडीज हो गया, मोरदार पर्वत का बढ़िया उदाहरण माना जाता है। अच्छा, अभी आपने विशिष्ट पर्वत नहीं अवशिष्ट पर्वत देखा था, तो विंध्याचल, नीलगिरी और पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ जो थी वो मूल रूप से अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण थे। जबकि हिमालय, यूराल और रॉकी के साथ साथ एंडीज की अगर आपने बात की तो ये कैसे हैं? मोरदार हैं अथवा वलित पर्वत के उदाहरण माने जाते हैं।
आगे बात करेंगे तो भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत माना जाता है। भारत का अरावली पर्वत मूल रूप से विश्व का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चंस कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो गुरु शिखर राइट आंसर बनता है। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची यानी सबसे लंबी पर्वतमाला होती है। श्रृंखला लगभग 7200 किलोमीटर लंबा है। एंडीज वाला बेल्ट जो है 7200 किलोमीटर लंबा है। एंडीज कहाँ पे है? अमेरिका में है, याद रखना। अगला पॉइंट आएगा कि पेरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। हाँ, बनाता है। तो ये हो गया पेरेनीज फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाने वाला। अब हम लोग थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं किसके बारे में? पठार के बारे में। पठार के बारे में। अच्छा, पठार देखते हैं। पठार पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप होता है जो सामान्य तल से ऊंचा होता है बस, परंतु इसका जो शीर्ष भाग है वो सपाट होता है। ऐसा नहीं है कि तीक्ष्ण जो है झुकाव के साथ रहेगा। पठार मतलब थोड़ा सा इस टाइप वाला बेल्ट, ना ऊपर कहीं संकुचित दिखाई देता हो कि शंकु की तरह हो, ना बहुत तेज ढाल दिखाई देता हो, बस थोड़ा सा विशिष्ट रूप से सामान्य तल से ऊंचा हो जाए, पठार, जिसे प्लेनेट के नाम से जानेंगे। आगे कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का पिंडमंट पठार और दक्षिणी अमेरिका का पेंटागोनिया पठार पर्वतीय द्वीप पठार के बढ़िया उदाहरण माने जाते हैं, प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। भारत का अगर बात करें तो भारत का छोटा नागपुर और रामगढ़ का जो है डाटा मिलता है। तो भारत का छोटा नागपुर और रामगढ़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार जो है गुंबदाकार पठार के उदाहरण माने जाते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार या फिर रामगढ़ का पठार मूल रूप से कहाँ पे है? भारत में है। जबकि यूएसए में क्या है? ओजार्क पठार स्थित है। कैसा है? गुंबदाकार पठार माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना, ओजार्क पठार कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में स्थित है। देशों के नाम देगा, ओजार्क का नाम दे देगा, पूछेगा क्या है? पर्वत है, पठार है, तो राइट आंसर पठार लगाइएगा। किस देश में है तब भी आपको राइट आंसर क्या लगाना होगा? यूएसए लगाना होगा। आगे आप देखते होंगे घास के मैदान से खूब क्वेश्चंस बनते हैं। तो घास के मैदान को क्यों ना पढ़ लिया जाए? अपना काम एक ही है, परीक्षा को नस्ते नाबूद करना। तो परीक्षा को अगर निकालना है तो उसके लिए मेहनत करना होगा। हमें उम्मीद है कि बस आप लोग इसे एक बार देख लेंगे, पूरा काम हो जाएगा। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बस रिवीजन की जरूरत थी। तो रिवीजन के लिए बहुत पर्याप्त वीडियो रहेगा, बहुत बढ़िया वीडियो रहेगा। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य विस्तृत हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ? तो 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य आए। बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो कहा जाता है कि इस घास के मैदान में अफ्रीका में सवाना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाना कहाँ का प्रमुख घास मैदान है, कैसा है? तो अफ्रीका का है, उष्णकटिबंधीय। वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस पाए जाते हैं। ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में मूल रूप से कैंपास पाए जाते हैं। और दक्षिणी अफ्रीका और अफ्रीका में मूल रूप से पार्कलैंड पाए जाते हैं। तो ये मूल रूप से प्रमुख देशों के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। कभी कभी अर्जेंटीना देता है कैंपास के लिए, कभी उरुग्वे दे देता है, कभी पराग्वे दे देता है, कभी ब्राजील दे देता है। तो याद रखना तीनों के लिए कैंपास हैं, जबकि दक्षिणी अफ्रीका के लिए क्या है? पार्कलैंड घास का मैदान है जो उष्णकटिबंधीय है। सवाना अफ्रीका का होता है, आप जानते ही हैं। अगला आता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कितने डिग्री से? 10 डिग्री से 25 डिग्री तक। अच्छा, शीतोष्णकटिबंधीय 30 डिग्री से 45 डिग्री तक, याद रखना। आगे कहा जाता है इस घास के मैदान में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रेरी पाया जाता है। प्रेरी कैसा है? तो आप जानते हैं प्रेरी का संबंध शीतोष्ण घास कटिबंधीय मैदान से होता है। कितने डिग्री में पाए जाते हैं? 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना और मूल रूप से किसके उदाहरण हैं? तो ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना में पंपास पाया जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बेल्ट कहाँ पाया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका का मूल रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान होता है, घास का मैदान होता है। यूरेशिया में स्टेपीज पाया जाता है और मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। कैसा होता है डाउन्स? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। तो ये हो गए घास के मैदान।
ताश के मैदान की बात भारत और प्रमुख प्रायद्वीप के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जैसे कहा जाए संपूर्ण पृथ्वी के स्थल भाग का 7 महाद्वीपों में विभाजन हुआ है। आप जानते हैं संपूर्ण पृथ्वी का 7 महाद्वीपों में बांटा जाना एक जो है अच्छा उदाहरण माना जाएगा। मूल रूप से ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका होता है। तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये 7 महाद्वीप हैं किसके? पृथ्वी के। पृथ्वी पर 7 महाद्वीपों में विभाजित हैं। 7 महाद्वीप अलग अलग हैं। जैसे एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप होता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे निवास करती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या अकेले निवास करती है, याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप एशिया में ही पाया जाता है। और मध्य एशिया स्थित तिब्बत का पठार जो 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, विश्व का सबसे विस्तारित पठार माना जाता है। पठार अभी आपने जस्ट पढ़ा, पठार वही जो मूल रूप से विशिष्ट रूप से पृथ्वी तल से थोड़ा सा ऊंचा हो वही पठार कहलाता है। तो तिब्बत का पठार 25 लाख वर्ग किलोमीटर है जो मूल रूप से विश्व का सबसे बड़ा पठार माना जाता है, एशिया में ही स्थित। आगे कहेंगे तो एशिया महाद्वीप में चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होता है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? भारत आएगा। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी पूछी जाती है? यांगसी नदी। ये चीन में ही बहती है। चीन में जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा वहीं पे है। एशिया में स्थित बैकाल झील विश्व का प्राचीनतम और गहरा झील माना जाता है। गहरी झील कौन सी है? 1620 मीटर गहरी बैकाल झील मूल रूप से एशिया में ही पाई जाती है। तो ये हम लोग एशिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे। एशिया के बारे में जो जरूरी डाटा था वो हम लोग पढ़ रहे थे। हालांकि कैस्पियन सागर की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं 3,71,000 किलोमीटर आता है, विश्व का सबसे बड़ा झील होता है। यह आंतरिक सागर होता है कैस्पियन सागर, तो विश्व का सबसे बड़ा झील माना जाता है। उसके साथ साथ अगर आप बहुत सारे डाटा देखेंगे तो बहुत सारे जो है नाम हो जाएंगे, वीडियोज़ बहुत लंबे बन जाएंगे। फिलहाल हमारा काम है पेट क्रॉस करवाना हो तो पेट में कैसे 90+ स्कोर आपके आए उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अगला पॉइंट कैस्पियन सागर की होगी। 3,71,000 किलोमीटर विश्व का सबसे बड़ा झील आंतरिक सागर होता है। एशिया महाद्वीप का मासिन रान जो मेघालय में है, आप जानते हैं विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है। औसतन वार्षिक वर्षा जो मानी जाती है वो मैक्सिमम होती है। विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा मासिन रान में मेघालय में ही होती है। सेंट पीटर्सबर्ग जिसे हम लोग लेनिनग्राड और जो है व्लादिवोस्टोक जाने वाले ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 9,332 किलोमीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग माना जाता है। एनसीईआरटी 1920 के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि 9,332 किलोमीटर है। कौन? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आगे अगला पॉइंट आएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ता है। अच्छा, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ेगा? स्वेज नहर जोड़ेगा। बरखोशायांश जिसे हम लोग साइबेरियम कहते हैं, एशिया का सर्वाधिक ठंडा स्थल होता है। कितना? -67.8 डिग्री सेल्सियस रहता है बरखोयांश पर मूल रूप से टेम्परेचर। तो साइबेरिया में स्थित है। पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन तो सीधे यही पूछ लिया जाएगा, एशिया का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थल कौन सा है? तो साइबेरिया आंसर आता है। कभी कभी नाम चाहे इसका आ जाए, नहीं तो बरखोयांश का नाम नहीं पूछा जाता है। लाओस थाईलैंड म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। तो लाओस थाईलैंड और म्यांमार का संबंध किससे है? स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज से इसका संबंध रहा है। अच्छा, आल्प्स पर्वत मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? अगर आल्प्स की बात होगी, आल्प्स याद रखना, तो ये मध्य यूरोप में पाया जाएगा। यूरोप में, मध्य यूरोप में पाया जाएगा। सबसे ऊंचा बिंदु आल्प्स का क्या रहा है? तो माउंट ब्लैक रहा है, माउंट ब्लैक। आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। वायुमंडलीय संरचना की बात होगी तो आप जानते हैं वायुमंडलीय संरचना की अगर बात करें तो 5 टाइप में बटा हुआ है पूरा वायुमंडल। पूरा वायुमंडल 5 टाइप में बटा हुआ है। वो पांचों कौन कौन से होते हैं? तो उसमें बहुत सारे नाम आएंगे। पांचों में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहुत बहिर मंडल, तो ऐसे मंडलों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। फिलहाल पांचों मंडलों में हम लोग एक साइड से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके सिलेबस में क्वेश्चंस तो खूब आएंगे और खूब ज़्यादा डीप में पूछे जाते हैं।
तो उन्हें देखने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। आइए फिलहाल हम लोग सबसे पहले यही देख लेते हैं। बात करें क्षोभ मंडल की तो 15 किलोमीटर की ऊंचाई से मूल रूप से 8 किलोमीटर तक का डाटा क्षोभ मंडल में आता है। ऊंचाई बढ़ने और घटते पर काम होता है। वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी आना, वर्षा होना, बादल आदि का काम मूल रूप से कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल के पास होता है। पृथ्वी के सबसे पास वाला डाटा क्षोभ मंडल कहलाता है। सबसे पास वाला डाटा क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। बहिर्मंडल वही 640 किलोमीटर के बाहर वाला इल्ट। समताप मंडल की अगर बात करते हैं तो 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर, कई जगह ये 48 किलोमीटर देखने को मिलता है। तो ध्रुव और मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना। प्रारंभ में तापमान लगभग समान होता है। 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर मूल रूप से तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो ये पूछा जाता है ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन गैस का संबंध समताप मंडल से होता है। क्षोभ मंडल में समस्त वायुमंडलीय घटनाएं होंगी, चाहे आंधी आए, चाहे वर्षा हो, चाहे बादल हो, उसका काम क्षोभ मंडल कर रहा है। अगला मध्यमंडल की बात करेंगे। मध्यमंडल की अगर बात करें तो कहा जाता है 50 से 80 किलोमीटर का जो डाटा मिलता है वो मध्यमंडल के अंतर्गत मिल जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है। ऊपरी सीमा मोसोपास कहलाती है, याद रखना, मध्यमंडल में होता है। आयन मंडल की अगर बात करें तो 80 से 640 किलोमीटर तक का जो डाटा होगा आयन मंडल के साथ आएगा। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। आयन मंडल में संचार ग्रह, उपग्रह आदि स्थापित होते हैं। अरोरा ऑस्ट्रियस, अरोरा बोसियस की घटनाएं मूल रूप से आयन मंडल में ही संपादित होती हैं, चलती हैं। आगे बात करेंगे, सबसे बाहरी परत होता है बहिर्मंडल। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया सबसे इंटरनल कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। सबसे बाहर वाला कौन सा है? बहिर्मंडल। 640 किलोमीटर से ज़्यादा तक का जो बाहर का डाटा है वो बहिर्मंडल होता है। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है किसमें मूल रूप से वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। तो जहाँ से क्वेश्चंस पूछे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर्स दीजिएगा। फिलहाल बहुत विस्तार में है, आप जानते हैं क्वेश्चंस भी खूब घुमा के पूछता है, तो आपको उसी हिसाब से आंसर्स भी देना होगा। कुछ जलधाराओं से क्वेश्चन आप जानते हैं कि बनता ही होगा, और जलधाराओं से क्वेश्चन जब बनता है तो थोड़ा सा डीप में बन जाता है। जैसे आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर की जोन सी जलधारा जो है गर्म रही, तो प्रशांत महासागर की सभी एक साथ जलधाराएं देखेंगे जो गर्म होंगी, चाहे क्यूरोसोरियस जलधारा देखें, चाहे अलास्का देखें, चाहे सुसीमा देखें। तो क्यूरोरोसियस जलधारा ये भी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अलास्का जलधारा प्रशांत की है, गर्म है। और सुसीमा जलधारा ये भी मूल रूप से प्रशांत महासागर में बहती है, गर्म होती है। एल नीनो पूछा जाता है, एल नीनो जलधारा कहाँ पे है? प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा मानी जाती है। उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा मूल रूप से कहाँ पे है? प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा कहाँ की है? प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। आगे बात करें तो उत्तरी प्रशांत जलधारा मूल रूप से कहाँ पे है? प्रशांत की है, गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रिया जलधारा प्रशांत की है, गर्म है। प्रति विषुवतीय रेखीय जलधारा प्रशांत की है और गर्म है। बात करते हैं आगे तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है? जैसे अभी तक आपने सुसीमा, अलास्का, यूरोसोरिया, एलिनीनो मूल रूप से गर्म जलधाराएं देखी, प्रशांत की है। अब प्रशांत की ठंडी जलधाराओं को हम लोग देख लेते हैं। ठंडी जलधाराओं में कौन आएगा? हम्बोल्ट आएगा। पूछा जाता है हम्बोल्ट या फिर पेरुविनियन जलधारा कहाँ की है? प्रशांत महासागर की है, ठंडी जलधारा में आती है। कैलिफोर्निया जलधारा की अगर बात करते हैं, ये भी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आती है, ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका जलधारा कहाँ की है? प्रशांत महासागर की है, ठंडी जलधारा है। आगे क्यूराइल जलधारा की बात होगी तो क्यूराइल जलधारा भी मूल रूप से प्रशांत महासागर में बहती है और ठंडी जलधारा के अंतर्गत आती है। लास्ट नाम आएगा अखोष्टक जलधारा। अखोष्टक जलधारा मूल रूप से कहाँ की है? प्रशांत की है और ये ठंडी जलधारा के अंतर्गत आएगा। तो ठंडी जलधारा में ये सब नाम शामिल है प्रशांत महासागर के। आगे बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराओं को देखेंगे। तो अटलांटिक महासागर की अगर बात होती है तो गल्फ स्ट्रीम आता है, अटलांटिक में स्थित है। ब्राज़ील जलधारा अटलांटिक में स्थित है। और फ्लोरिडा जलधारा की अगर बात होगी तो ये भी मूल रूप से अटलांटिक में स्थित है और गर्म जलधारा होती है। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है इरमिंगरिंग जलधारा। इरमिंगरिंग जलधारा कहाँ पे है? तो आप जानते हैं अटलांटिक महासागर की है और गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है।
उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा मूल रूप से कैसी है, तो एक गर्म जलधारा होती है, अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा की अगर बात करते हैं, ये भी मूल रूप से गर्म जलधारा होती है और अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। गिनी जलधारा की अगर बात करते हैं तो गिनी जलधारा का भी संबंध मूल रूप से अटलांटिक महासागर से रहा है और ये गर्म रही है जलधाराएं। अगर बात करते हैं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं, तो अटलांटिक की ठंडी जलधाराओं में कनारी जलधारा आएगी, बेगुएला जलधारा आएगी, लेब्राडोर जलधारा आएगी, पूछा जाता है लेब्राडोर, फाकलैंड जलधारा आ जाएगी। ये मूल रूप से अटलांटिक महासागर की थोड़ी सी ठंडी जलधाराएं होती हैं। पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा की अगर बात करते हैं, ये भी ठंडी जलधारा है और अंटार्कटिका जलधारा भी कैसी है, तो अंटार्कटिका जलधारा भी मूल रूप से अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं में शुमार है। हिंद महासागर की अस्थायी और गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं, तो हिंद महासागर जो भारत के आसपास होता है, जैसे मेंजॉबिक जलधारा आती है, अगुलहास जलधारा आती है और दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा आती है। तो इनका संबंध मूल रूप से हिंद महासागर में रहा है, अस्थायी गर्म जलधाराएं होती हैं। जबकि ठंडी जलधारा अगर हिंद महासागर की बात करें तो कौन सी जलधारा ऐसी है जो ठंडी रही है, तो सोमाली धारा और मूल रूप से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा रही है, उनका संबंध हिंद महासागर से रहा है और मूल रूप से ये ठंडी जलधाराओं के रूप में शुमार रही हैं, ठंडी जलधाराओं के रूप में शुमार रही हैं। बहुत बार क्वेश्चंस पूछता है महासागर और गर्त, जैसे आप देखेंगे प्रशांत महासागर का सबसे गहरा कौन सा, तो मेरियाना आता है। प्रशांत महासागर का मेरियाना आएगा 11,033 किलोमीटर गहरा होता है। प्रशांत महासागर में टोंगा भी आता है, उसका गर्त का जो गहराई है 10,000 होता है। पूर्वी हिंद महासागर की अगर बात करते हैं तो सुंडा आएगा 8,152 किलोमीटर होता है, जबकि दक्षिणी में तो रेमसे आता है 7,631 किलोमीटर गहरा होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य और उनसे संबंधित सागर। जैसे आप जलडमरू मध्य देखेंगे तो उनसे जुड़े हुए सागर के नाम भी सामने आ जाएंगे और सागर के नाम बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो जलडमरू मध्य और सागर याद रखना होगा आपको। जैसे पाक की अगर बात करेंगे आप, तो पाक जलडमरू मध्य बहुत जरूरी हो जाता है, आपके पास स्थित है भारत और श्रीलंका पे। आप देखे होंगे समुद्री वाले भाग में भारत और श्रीलंका, ये है भारत और ये है श्रीलंका, तो इसके मध्य में पाया जाता है पाक जलडमरू मध्य। इसका काम क्या है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। मलक्का की अगर बात करते हैं तो मलक्का मलाया और सुमात्रा को अलग करता है। मलक्का किसको, तो मलाया और सुमात्रा को अलग करता है, जावा सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बेरिंग की अगर बात करते हैं तो बेरिंग जलडमरू मध्य यूएसए में पाया जाता है। आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर के मध्य स्थित है, मूल रूप से रूस और अलास्का को यह अलग करता है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य किसे अलग करेगा, रूस को अलास्का से अलग कर देगा। आगे फ्लोरिडा की बात होगी। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य कहाँ पे स्थित है, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य यूएसए में स्थित है। अटलांटिक महासागर को मेक्सिको की खाड़ी से अलग करता है, नहीं, अटलांटिक महासागर और मेक्सिको की खाड़ी के मध्य पाया जाता है। क्यूबा और फ्लोरिडा को यह अलग करता है जलडमरू मध्य फ्लोरिडा। बात करेंगे डोवर की, तो डोवर जो है अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को अलग करता है, फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य पाया जाता है। तो फ्रांस को ब्रिटेन से कौन अलग करता है, डोवर का जलडमरू मध्य अलग करता है। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है जिब्राल्टर का। जिब्राल्टर की अगर बात होगी तो जिब्राल्टर अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर जिसे हम लोग यूरोप में पाते हैं वहाँ पे स्थित है। मोरक्को जिसे अफ्रीका और स्पेन, तो मोरक्को और स्पेन को अलग करने का काम जिब्राल्टर कर रहा है। याद रखना किस महासागरों में है, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के मध्य पाया जाता है। संबंधित सागर यही रहे। तो ये नाम कुछ फेमस नाम, जिसमें पाक बहुत इंपॉर्टेंट है, मलक्का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिब्राल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो इसे सीरियसली लीजिएगा। आगे बात करेंगे थोड़ा सा और डीप, तो चलेंगे हम लोग भारत की ओर। भारत की मुख्य भूमि आकृति पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि मूल रूप से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। ये गोलार्ध की बात हो रही है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा बड़ा देश माना जाता है। भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु बहुत बार पूछा गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो इंदिरा पॉइंट होता है, ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार में पाया जाता है। जबकि मुख्य भूमि जिसे हम लोग दक्षिणतम बिंदु कहते हैं कन्याकुमारी में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सुदूरस्थ
उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल जिसे लद्दाख में देखा जाता है वहाँ पे पाया जाता है। जबकि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कहाँ पे है, तो किबीथू कहाँ पाया जाएगा, किबीथू मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा, जिसे नेफा नगर के नाम से जानते हैं, वहीं पे स्थित है। कौन सा? पूर्वी बिंदु। किबीथू कहाँ पे है? पूर्वी बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा आएगा? गुहार मोती आएगा। कई जगह मोती लिखा मिलता है, कई जगह माती मिलता है, तो गुहार माती गुजरात में भारत का सुदूरतम पश्चिमी बिंदु माना जाता है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की अगर बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर पाई जाती है उत्तर दक्षिण की चौड़ाई। बात करते हैं भारत की, तो भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा यानी समुद्र से ज़्यादा देर तक लगा रहा तो उसका नाम होता है गुजरात। गुजरात की सीमा कितनी है? तो 1214.70 किलोमीटर मूल रूप से गुजरात समुद्र से लगा हुआ माना जाता है। बात करेंगे आगे, तो कहा जाता है सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगा दीजिएगा, 1962 किलोमीटर होता है। गोवा की अगर बात करते हैं तो राज्य में तटीय रेखा सबसे कम किसका है? 118 किलोमीटर गोवा का है, जबकि सबसे ज़्यादा किसका है? तो गुजरात का है, 1214.70 किलोमीटर। आगे बात करेंगे तो भारत के 9 राज्य होते हैं जिसकी समुद्र से जो है सीमा रेखा मिलती है। अगली बार क्वेश्चन से बना था, तो कौन कौन से 9 राज्य होते हैं? गुजरात से स्टार्ट करिए, तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। तो इस टाइप से ये 9 राज्य हो जाते हैं जिनका संबंध समुद्र से जुड़ा हुआ रहा है, समुद्री तट से लगा हुआ सीमा रहा है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर स्थित रेखा जो है प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से होकर के गुजरती है, इसे हम लोग पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से मूल रूप से 5.5 घंटे आगे है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे, तो 5.5 घंटे आगे आपको लगाना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ेंगे। भारत एवं पड़ोसी देश में कौन कौन से आएंगे? भारत में स्थलीय सीमा से लेकर पड़ोसी देशों की संख्या 7 होती है। भारत में सबसे लंबी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई मूल रूप से 4096.7 किलोमीटर है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की अगर बात करते हैं अफगानिस्तान, कई जगह 106 किलोमीटर दिखाई देता है, कई जगह 97 किलोमीटर दिखाई देता है, कई जगह 111 किलोमीटर दिखाई देता है। जैसी किताब वैसा डाटा, कुल मिलाकर के सबसे छोटा है अफगानिस्तान, मूल रूप से लगभग 96, 97 या 100 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखना। अब कुछ महत्वपूर्ण झील और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में भी हम लोग डाटा देख लेते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पढ़ाया जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, पूरी रातें कम पड़ जाएंगी, लेकिन मूल रूप से अगर आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण देखा जाए तो इससे काम बन जाएगा आपका। बात करें वेरीनाग झील तो कहाँ पाई जाती है? वेरीनाग झील मूल रूप से J&K जम्मू एंड कश्मीर में है। डल झील की बात करें जम्मू कश्मीर, बुलर झील की बात करें जम्मू कश्मीर। राजसमंद झील की अगर बात करते हैं तो जैसा नाम वैसा काम। राजसमंद की बात करें तो रा से राजस्थान, तो राजस्थान में पाया जाता है। शांभर झील राजस्थान में पाया जाता है। सातताल झील कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड, जहाँ पे मूल रूप से पुष्करधन स्वामी नहीं, पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री हैं। आगे बात करेंगे नैनीताल की, तालों में नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है झील, याद रखना। हुसैन सागर झील कहाँ पे है? तो हुसैन सागर झील जिसका जन्म 2 जून 2014 को हुआ था, वहाँ पे तेलंगाना। पुलिकट झील बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह पाई जाते हैं पुलिकट झील, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। लोकटक झील की बात करें मणिपुर में है। अनंतनाग झील की अगर बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग झील स्थित है। आगे बात करेंगे जयसमंद झील की। जयसमंद झील कहाँ पाई जाती है? जयसमंद झील का संबंध राजस्थान से रहा है। और डलवाना झील कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। देवताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में पाई जाती है। जबकि आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है केलूरू झील कहाँ पे है?
आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। लोनार झील की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र जिम्मेदार है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। और वेम्बनाड झील कहाँ पाई जाती है? केरला में है। अष्टमुंडी झील कहाँ पाई जाती है? केरला में। जबकि पेरियार झील बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला राज्य में पाई जाती है। तो ये हो गई झीलों की बात। झीलों के बाद थोड़ा सा डाटा और देख लेते हैं। समुद्र से पृथक होकर के तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की लेक को लैगून झील कहते हैं, याद रखना। बात करें भारत की, तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील आप जानते हैं चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे नवीन पटनायक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, नाम होगा उड़ीसा। उड़ीसा जो खारे पानी की एक लैगून झील होती है जिसका नाम होता है चिल्का झील। उड़ीसा को ही मूल रूप से पहले क्या कहा जाता था? कलिंग वाला बेल्ट कहा जाता था। आगे अष्टमुड़ी झील केरल के पश्चात लैगून झील जो मूल रूप से समुद्र की ओर खुलती है। अष्टमुड़ी झील केरला की है। जो पाश्च जल लैगून झील है मूल रूप से समुद्र की ओर ये खुलती है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील बहुत फेमस डाटा है, याद रखना। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। पूर्वोत्तर भारत वही 7 बहनों वाला बेल्ट होता है, उसमें सबसे बढ़िया मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में। आगे लोकटक झील में केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी पाया जाता है लोकटक झील में। वही लोकटक झील जो मूल रूप से मीठे पानी के लिए बहुत फेमस है मणिपुर में, तो वहीं पे केबुल लामजाओ मूल रूप से तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी। फुलहर झील की अगर बात करते हैं तो फुलहर झील वही है जो उत्तर प्रदेश का राजधानी आप जानते हैं लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती। तो गोमती नदी मूल रूप से पीलीभीत जिले के मध्य से निकलती है मांदो टांडा के पास से। तो मांदो टांडा के पास ही फुलहर झील भी स्थित है। फुलहर झील से गोमती नदी का जो है निकलना हो पाता है, संभव हो पाती है। गोमती नदी मूल रूप से फुलहर झील से ही आती है। थोड़ी सी अगर बागवानी की अगर बात कर लें हम लोग, जैसे कुछ आप जानते होंगे कि कुछ कल्चर, कुछ खेतियों के बारे में पूछ लिया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जल में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, मृदा रहित कृषि होता है। प्लोमो कल्चर क्या कहते हैं? फलों के उत्पादन को प्लोमो कल्चर कहते हैं। ओलेरी कल्चर क्या होता है? सब्जियों का उत्पादन ओलेरी कल्चर कहलाता है। हार्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी उत्पादन हार्टिकल्चर कहलाता है। विटिकल्चर की अगर बात करते हैं तो अंगूरों की खेती मूल रूप से विटिकल्चर के अंतर्गत आती है। विटिकल्चर मतलब अंगूरों की खेती करना। पिसीकल्चर और विटिकल्चर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पिसीकल्चर होता है मत्स्य पालन, विटिकल्चर होता है अंगूरों की खेती, जबकि सेरीकल्चर की अगर बात होगी तो सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन होता है। एपीकल्चर क्या होता है? एपी मतलब होता है मधु, मधु मतलब होता है शहद, तो शहद की खेती एपीकल्चर कहलाती है। फ्लोरिकल्चर की अगर बात होगी तो जैसा नाम वैसा काम। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फ्लोरिकल्चर स्टार्ट होता है। वर्मीकल्चर की अगर बात होगी तो आप जानते हैं किसानों का मित्र होता है केंचुआ, तो केंचुए के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्मीकल्चर यानी केंचुआ उत्पादन पे कार्य होता है। यह हो गया कुछ खास कृषि के बारे में, खेती के बारे में। अब थोड़ा सा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देख लें। किस राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश में है? कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश इससे थोड़ा सा लाभान्वित होता है? नदी बहुत पूछता है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना मूल रूप से कहाँ पे या किस नदी में स्थित है? आप जानते हैं भाखड़ा नागल बांध परियोजना का संबंध जो है रहा है सतलज नदी से। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। अगला बात करें ब्यास की या फिर पौंग बांध की, तो ये ब्यास नदी पे स्थित होता है। इससे भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होते हैं। अगला नाम आएगा इंदिरा गांधी नहर की। इंदिरा गांधी नहर की अगर बात करते हैं तो ब्यास और सतलज के संगम पे मूल रूप से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्य इससे ज़्यादा लाभान्वित हो पाते हैं। चंबल की अगर बात करते हैं तो चंबल मूल रूप से चंबल वाली नदी पे होता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। अगले अगर बात करते हैं तो दामोदर घाटी की बात होगी। दामोदर घाटी दामोदर नदी पे है। पश्चिम बंगाल और झारखंड वाला बेल्ट बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होता है। हीराकुंड बांध बहुत बार पूछा गया है। हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है। महानदी वही कलिंग वाला बेल्ट होता है। उड़ीसा इससे प्रभावित होता है। उड़ीसा राज्य से लाभान्वित होता है। आगे अगर बात करेंगे तो अगला पॉइंट आता है मयूराक्षी की। तो मयूराक्षी नदी पे मयूराक्षी परियोजना स्थित है। पश्चिम बंगाल और झारखंड इससे लाभान्वित होने वाले राज्य। कोसी की अगर बात करते हैं तो कोसी नदी पे मूल रूप से कोसी परियोजना चलती है। बिहार और नेपाल में मूल रूप से कोसी नदी परियोजना का लाभ मिलता है। तुंगभद्रा की बात करते हैं, तुंगभद्रा नदी पे है। कर्नाटक और तेलंगाना में मूल रूप से ऐसी परियोजना चलाई जाती है।
अगला नागार्जुन सागर बांध पूछा जाता है, किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है, वही कृष्णा नदी जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास रहती है। तो राइट आंसर इसी के साथ लगाना अगर ऑप्शंस में मिलान करने को देता है। कई बार रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना अगर सतलज से है तो मूल रूप से तुंगभद्रा का संबंध किससे है? तो तुंगभद्रा नदी से होगा। या फिर नागार्जुन सागर का बांध का जो है संबंध कृष्णा नदी से है तो मूल रूप से इंदिरा गांधी नहर का संबंध किससे होगा? तो ब्यास या सतलज नदी, वहाँ राइट आंसर लगाना होगा। गंडक नदी की अगर बात करते हैं तो गंडक नदी मूल रूप से गंडक नदी पे होती है। गंडक परियोजना बिहार और नेपाल इससे जो है ज़्यादा फायदा ले पाते हैं। अगला बांध आएगा मूल रूप से फरक्का का। तो फरक्का मूल रूप से परियोजना का नाम है और फरक्का कौन सी नदी पे? तो गंगा और भागीरथी ही नदी पे है। पश्चिम बंगाल इससे ज़्यादा लाभान्वित होता आता है। अगला पॉइंट आता है काकरापारा। काकरापारा तापी नदी पे होता है और मूल रूप से इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, गुजरात। अगला पॉइंट तवा की बात होगी। तवा नदी पे होता है। मध्य प्रदेश यानी इंदौर के आसपास वाला बेल्ट इससे जो है ज़्यादा लाभान्वित हो पाता है तवा परियोजना से। आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट आएगा सरहिंद नहर की। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पे है। पंजाब राज्य से ज़्यादा लाभान्वित होता है। जवाहर सागर की बात करते हैं, चंबल नदी पे है। राजस्थान राज्य लाभान्वित होता है। राणा प्रताप सागर की अगर बात करें, चंबल नदी पे है, राजस्थान इससे लाभान्वित होगा। और गांधी सागर की अगर बात करते हैं, ये भी चंबल नदी पे है, मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित हो रहा है। शिव समुद्रम जल की अगर बात करते हैं, कावेरी नदी पे है और मूल रूप से कर्नाटक राज्य से ज़्यादा लाभान्वित हो पा रहा है। आगे बाण सागर की बात करेंगे तो बाण सागर का जो संबंध रहा है सोन नदी से रहा। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित हो पाते हैं। पंचेत बांध की अगर बात करते हैं, दामोदर नदी पे बंधा हुआ है। झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे ज़्यादा लाभान्वित हो पाते हैं। और शरावती नदी की अगर बात करते हैं तो शरावती नदी इससे लाभान्वित होती है, मूल रूप से कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। हंसदेव बांगो की अगर बात करते हैं, हंसदेव नदी पे है, छत्तीसगढ़ इससे लाभान्वित होता है। जबकि शारदा सहायक की अगर बात करें तो शारदा, गोमती, सई उत्तर प्रदेश मूल रूप से इससे ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। मचकुंड की अगर बात करते हैं तो मचकुंड का संबंध मूल रूप से मचकुंड नदी से रहा है और मूल रूप से इससे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ज़्यादा लाभान्वित हो पा रहे हैं। और कंगशावती की अगर बात करते हैं तो कंगशावती नदी पे है, पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित हो रहा है। जबकि जयकवाड़ी की अगर बात करें तो गोदावरी नदी पे है और महाराष्ट्र इससे ज़्यादा लाभान्वित हो पा रहा है। भद्रा की अगर बात करते हैं हम लोग तो भद्रा मूल रूप से भद्रा नदी पे है, कर्नाटक राज्य इससे लाभान्वित हो रहा है। और भीमा की अगर बात करते हैं तो पवना या फिर कृष्णा नदी मूल रूप से इससे लाभान्वित हो पा रही है और मूल रूप से महाराष्ट्र राज्य इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, ज़्यादा लाभान्वित हो पा रहा है। घाट प्रवाह की अगर बात करते हैं तो घाट प्रवाह की अगर बात करें तो घाट प्रवाह नदी पे है और कर्नाटक राज्य से लाभ ले पाता है। रिहंद की अगर बात करते हैं तो रिहंद जल विद्युत परियोजना भी होती है और रिहंद नदी पे है, उत्तर प्रदेश से लाभान्वित हो रहा है। माटा टीला की अगर बात करते हैं, बेतवा नदी पे होगा। माटा टीला आप जानते हैं बेतवा नदी कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास बहती है, तो मूल रूप से दोनों राज्य से लाभान्वित हो पाएंगे। रामगंगा की अगर बात होगी तो रामगंगा नदी पे है और मूल रूप से इससे नैमीवाही मूल रूप से तालुम नैनीताल वाला बेल्ट होगा, उत्तराखंड इससे लाभान्वित हो पाएगा। टिहरी बांध की अगर बात होगी तो ये मूल रूप से भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड इससे भी लाभान्वित हो पाएगा। अगला बात होगा इडुक्की का। तो इडुक्की आप जानते हैं पेरियार नदी पे है, केरला राज्य से ज़्यादा लाभान्वित हो पाता है इडुक्की परियोजना से। आगे हम लोग बात करें तो अगला नाम आता है प्रमुख खनिज भंडारण शैली स्थित केंद्र शासित प्रदेश। जैसे आप देखेंगे बाक्साइड उत्पादन, तो बाक्साइड के लिए उड़ीसा यानी कलिंग वाला बेल्ट होता है। द्वितीय स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का है। और तीसरा स्थान किसका है? मोदी का गृह राज्य गुजरात होता है बाक्साइड के लिए। कोयला की अगर बात करते हैं तो कोयला के लिए नंबर 1 पे है झारखंड वाला बेल्ट, दूसरे पे है उड़ीसा और तीसरे पे है छत्तीसगढ़। ग्रेफाइट की अगर बात करते हैं, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश में नंबर 1 पे है, जम्मू कश्मीर में दूसरे नंबर पे है और जो है उड़ीसा तीसरे नंबर पे ग्रेफाइट उत्पादन में आता है। लौह अयस्क की बात करते हैं, हेमेटाइट कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क हेमेटाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, उसके बाद झारखंड में होता है, देन छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। मैग्नीज अयस्क की अगर बात करते हैं, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आता है कर्नाटका का, उसके बाद आता है मामा की नगरी मध्य प्रदेश का। कच्चा तेल की अगर बात करते हैं, कच्चा तेल में आएगा असम में नंबर 1 पे, फिर गुजरात में, फिर राजस्थान में। तो असम, गुजरात और राजस्थान में कच्चा तेल के उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य। प्राकृतिक गैस की बात होती है तो तब भी मूल रूप से सबसे पहला नाम आएगा असम का, उसके बाद नाम आ जाएगा आंध्र प्रदेश का, देन राजस्थान का नाम बना हुआ है तीसरे नंबर पे प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल उत्पादन में।
तांबा एस की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का खेतड़ी बहुत फेमस है तांबा के लिए, तो राजस्थान नंबर 1 पे आएगा, झारखंड दूसरे नंबर पे आएगा और मध्य प्रदेश तांबा एस के लिए तीसरे नंबर पे आएगा। स्वर्ण धातु की अगर बात करते हैं, स्वर्ण धातु में मूल रूप से कर्नाटका नंबर 1 पे आएगा, राजस्थान दूसरे नंबर पे आएगा और आंध्र प्रदेश का नाम तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ होता है। चांदी के एस की अगर बात करते हैं तो चांदी के एस के लिए मूल रूप से नंबर 1 पे आएगा राजस्थान, दूसरे नंबर पे आएगा झारखंड और तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश वाला बेल्ट। लौह एस की अगर बात करते हैं, लौह एस को मूल रूप से मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। ये कर्नाटक नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश में दूसरे नंबर पे है और राजस्थान में मूल रूप से लौह एस तीसरे नंबर पे उत्पादन में पाया जाता है। हीरा की अगर बात करते हैं तो हीरा में मूल रूप से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम आता है, देन छत्तीसगढ़ का नाम आता है। छत्तीसगढ़ राज्य में मूल रूप से हीरा उत्पादन तीसरे नंबर पे हो रहा है। तो ये हो गया थोड़ा सा उत्पादन के बारे में। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कुछ रेल मुख्यालय हैं। आप जानते हैं कितने हैं? 18 रेल मुख्यालय हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि दक्षिण तटीय रेल मुख्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम लगाना होगा। पूछे दक्षिण रेलवे का मुख्यालय, तो चेन्नई लगाना होगा। उत्तर पूर्व रेलवे तो गोरखपुर बाबा की नगरी लगाना होगा। पूर्वी रेलवे तो कोलकाता, तो इसे भी देख लेते हैं। जैसे मध्य रेलवे की आप बात करेंगे तो मध्य रेलवे में CR लिखा होता है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर होता है। पूर्वी रेलवे कोलकाता में होगा, दीदी की नगरी। उत्तर रेलवे में नई दिल्ली आएगा यानी अरविंद केजरीवाल। उत्तर पूर्वी रेलवे बाबा गोरखनाथ वाला मंडल होगा, मूल रूप से उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर हो जाएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की अगर बात करते हैं, मालीगांव गुवाहाटी हो जाएगा। दक्षिण रेलवे की अगर बात करेंगे, चेन्नई हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे की अगर बात करते हैं, सिकंदराबाद हो जाएगा। जबकि दक्षिण पूर्वी रेलवे के लिए कौन जिम्मेदार है, तो दक्षिणी पूर्वी रेलवे के लिए कोलकाता जिम्मेदार है। अगला पश्चिमी रेलवे की बात होगी तो मुंबई चर्च गेट होता है। पूर्व मध्य रेलवे की अगर बात होती है, हाजीपुर हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे की अगर बात होगी, जयपुर हो जाएगा। पूर्व तटवर्तीय रेखे की अगर बात होती तो कोणार्क वाला बेल्ट होता है यानी भुवनेश्वर हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे की अगर बात करेंगे तो उत्तर मध्य रेलवे के लिए जिम्मेदार है प्रयागराज। जबकि आगे अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे की अगर बात होगी तो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली कर्नाटका वाला बेल्ट आएगा। पश्चिमी मध्य रेलवे की अगर बात होती है तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मूल रूप से मुख्यालय जबलपुर में पाया जाता है। जबकि दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे की अगर बात होती है तो बिलासपुर इसका हेडक्वार्टर है। कोलकाता मेट्रो स्टेशन की अगर बात होती है तो मेट्रो रेलवे के लिए कोलकाता जिम्मेदार होता है, जबकि दक्षिणी तटीय रेलवे के लिए विशाखापट्टनम जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर के 18 रेलवे जोन है और उनके मुख्यालय इस टाइप से रहे हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ने का पूरा प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे ईमानदारी के साथ देखा होगा। आगे देख लेते हैं देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। जैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो नागपुर लगा देंगे। लेकिन पूछ ले अहिल्याबाई होलकर वाला, तब इंदौर लगाना होगा। इंदौर कहाँ पे है? मामा की नगरी मध्य प्रदेश में है। आइए देखते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अच्छा कहाँ आएगा? नागपुर आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात होती है, अहमदाबाद लगाइएगा। लाल बहादुर शास्त्री का अगर नाम लिया जाए, वाराणसी लगा दीजिएगा। तिरुचिरापल्ली की अगर बात करते हैं, तिरुचिरापल्ली लगा लीजिएगा। लेकिन जब कोयम्बटूर की नाम आएगा तो कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में स्थित है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में स्थित है। कैपेगोंडवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है। जबकि वीर सावरकर की अगर नाम आएगा तो वीर सावरकर के लिए मूल रूप से पोर्ट ब्लेयर जिम्मेदार होता है। अगला नाम आएगा कोचीन का, तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोच्चि में स्थित है। राजीव गांधी की अगर बात होगी तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। और मूल रूप से कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कांकीझोड़ रेलवे नहीं केरला में स्थित है। कोझिकोड कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का मुख्यालय है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो गुवाहाटी में है। जबकि अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो चेन्नई में हो जाएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो इंदौर लगाइएगा। चौधरी चरण सिंह का अगर नाम आ जाए तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ लगा लीजिएगा। और शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की अगर बात हो तो लगाइएगा राइट आंसर श्रीनगर के साथ। श्रीनगर में स्थित।
आगे बात करते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव और राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य की बात होगी। कौन सा राज्य किससे संबंध रखता है? जैसे दुधवा की अगर बात होती है उत्तर प्रदेश में है, चंद्रप्रभा की बात होगी उत्तर प्रदेश में है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान की बात होगी गुजरात में लगाइएगा, नल सरोवर अभ्यारण्य की बात होगी गुजरात लगाइएगा, जिम कार्बेट उद्यान की बात होगी जो है उत्तराखंड लगाइएगा यानी पुष्कर सिंह धामी वाला बेल्ट लगाइएगा, भद्रा अभ्यारण्य की बात होगी कर्नाटका राइट आंसर लगाइएगा। जबकि बांदीपुरा की अगर बात हो तो बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में पाया जाता है, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटका में है, पलामू अभ्यारण्य झारखंड में है, दलामा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में पाया जाता है, याद रखना। जबकि हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो झारखंड वाला बेल्ट लगाइएगा हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए। मानस बहुत बार पूछा गया है, मानस वाला बेल्ट कहाँ होता है? तो मानस मूल रूप से असम में है, असम में, कांजीरंगा असम में। केवला देवघन घाना या फिर मूल रूप से राजस्थान वाला बेल्ट होता है। रणथंभौर की बात होगी तब भी राजस्थान लगाइएगा, कुंभलगढ़ अगर बात करें तब भी मूल रूप से राजस्थान ही लगाइएगा। सरिस्का की अगर बात होगी तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहा तो राजस्थान में लगाइएगा। जबकि पेंच की अगर बात हो जाए, पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दो जगह आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है कि बेलीबिली, जिसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम हो गया है, तो बेलीबिली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। भीतरकनिका की अगर बात होगी तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से कलिंग वाला बेल्ट यानी उड़ीसा है, नवीन पटनायक वाला बेल्ट होता है। शमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ ले तब भी उड़ीसा ही लगाइएगा। नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें उड़ीसा राइट आंसर लगाइएगा। जबकि मृदुमलाई की अगर बात कर ले तो मृदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु इसके लिए राइट आंसर बन जाएगा। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं केरला लगाइएगा। और पेराम्बकूल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तब भी केरला लगा दीजिएगा। जबकि दम्फा की अगर बात कर लें कि दम्फा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है तो दम्फा अभ्यारण्य के लिए क्या जिम्मेदार आप लगाएंगे? दम्फा अभ्यारण्य के लिए मूल रूप से मिजोरम राइट आंसर लगाइएगा, मिजोरम। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो कन्हा मूल रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में बहुत खास डाटा होता है। ताचीगाम राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया क्वेश्चन से, पूछा जाता है तो जम्मू कश्मीर राइट आंसर लगाइएगा। किसतवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें जम्मू कश्मीर लगाइएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें मध्य प्रदेश लगाइएगा। जबकि नागरहोल की अगर बात करें राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की तो कर्नाटका इसके लिए जिम्मेदार है, याद रखना है। और केबुल लामजाओ की अगर बात करते हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर का। और भगवान महावीर, ये अगली बार क्वेश्चन छपा था, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो गोवा में स्थित है, प्रमोद सावंत वाला गोवा इसके लिए जिम्मेदार। अब कुछ राज्य हैं और उसके साथ साथ कुछ वहाँ के निवासी हैं जिन्हें हम लोग जनजाति कहते हैं, तो उनसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये विविध टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी ये मूल रूप से यहाँ ज्योग्राफी में भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी आपको ये कहाँ दिखाई देंगे? रीजनिंग वाले पोर्शन में भी दिखाई देंगे। जैसे महाराष्ट्र की आप बात करें तो भील, धनवार, कोली, वर्ली, गोंड जो है मूल रूप से महाराष्ट्र में निवास करते हैं। राजस्थान की बात करें मीणा, भील, गरसिया, सोहरिया, कोली, डमोर मूल रूप से राजस्थान के मूल निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो गद्दी, किन्नौर, जद, भोट और गुज्जर मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के जनजाति होते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं बकरवाल होगा, बकरवाल के साथ गुज्जर होगा जिसे मुस्लिम कहा जाता है। गद्दी और जो है चंगपा भी होते हैं, तो चंगपा मूल रूप से जनजाति कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की है। लद्दाख की अगर बात करते हैं तो लद्दाख में बाल्टी आएगा, बेंडा आएगा, बाट आएगा, बोट्टा आएगा, चंगपा आएगा, ब्रेकपा आएगा, डकपा आएगा, डार्क आएगा, सिंक आएगा, गिर्रा आएगा, सोम आएगा और पुरीगप्पा आएगा। गिर्रा और डार्क याद रखना लद्दाख के बहुत अच्छे जनजातीय होते हैं। क्वेश्चंस बनता है तो सीधे कोई एक नाम पूछेगा, अगर आपको आता है तभी राइट आंसर दे पाएंगे। मान लो गद्दी पूछ ले तो कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है, प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन से। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि ड्रोकपा कहाँ का है, तब आपको लद्दाख अगर याद है तभी राइट आंसर लगा पाएंगे। उत्तराखंड की बात होगी तो थारू, भोटिया, बुक्सा, जंसौर और राजी मूल रूप से जनजाति निवास करती हैं उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है थारू पे, तो थारू, भोटिया, बोक्सा, जंसौर और राजी मूल रूप से उत्तराखंड की जनजातियां हैं। उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में क्या पाया जाता है? तो मुंडा हो गया, खरिया हो गया, भूमिज हो गया, संथाल हो गया, हो गया, को हो गया, उराव हो गया और साबर हो गया। मूल रूप से उड़ीसा की जनजातियां हैं। जबकि बात करें झारखंड की तो झारखंड में संथाल आते हैं, मुंडा आते हैं, हो आते हैं, बिरहोल आते हैं, कोल आते हैं, भुइया आते हैं और अशुर आते हैं। ये सब मूल रूप से जनजातियां कहाँ दिखाई देती हैं? झारखंड वाले बेल्ट में दिखाई देती हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भील, गोंड, पहाड़ी मारिया, मुरैया, भायवा, कोल और कमार मूल रूप से निवास करते हैं मध्य प्रदेश यानी मामा की नगरी में।
बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट प्रदेश आता है अपना छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से क्वेश्चंस बनता है कि मुरिया, कांवर, सहरिया, खोड़, गोंड और जो है अबू झमरिया मूल रूप से कहाँ की जनजातियां हैं। तो अबू झमरिया से अगर क्वेश्चंस बने तो याद रख लेना कि ये छत्तीसगढ़ का बहुत बढ़िया होता है, क्या, यहाँ की जनजाति। आगे बात करेंगे मेघालय की। मेघालय भाई मासीराम वाला, तो गारो, खासी, जयंतिया, कुर्की और मिकिर। मिकिर एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, गारो खासी तो बहुत पहले पूछा जाता था, मिकिर से एक बार क्वेश्चन बना है, तो मेघालय इसके लिए जिम्मेदार है, याद रखना है। मणिपुर की अगर बात करते हैं तो कुकी और मैडी मूल रूप से मणिपुर की अच्छी जनजातियां मानी जाती हैं। नागालैंड में नागा और कछारी आती हैं, जबकि मिजोरम की अगर बात करेंगे तो हंगोज और पाबी के साथ साथ मिजो भी यहाँ की बहुत खास जनजातियां होती हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा में क्या आएगा, तो हलाल आएगा, रियांग आएगा और त्रिपुरी आएगा, ये जनजातियां हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश में क्या आएगा, मोम्बो आएगा, खांगवा आएगा, अपतानी आएगा, मिसमी आएगा, मिसमी याद रखना अरुणाचल प्रदेश का है। जबकि सिंगापुर, अबोर की अगर बात करते हैं तो अबोर जनजातियां भी मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश में ही निवास करती हैं। अरुणाचल प्रदेश जिसे हम लोग सीमानगर के नाम से जानते हैं। असम की अगर बात करते हैं तो असम में मूल रूप से क्या आएगा, गारो, खांसी, जयंतिया, करबी, कोड़ी और बोडो। बोडो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, असम की मूल रूप से जनजाति होती है। कभी कभी ये विविध में आ जाता है, तो विविध में भी आपको इंक्लूड करना है। कुल मिलाकर के पेड में जो है 50 क्वेश्चंस जीएस के रहेंगे। उसमें से आपको ये नहीं देखना है कि कौन हिस्ट्री का है, कौन पॉलिटी का है, कौन इकोनॉमी का है, कौन ज्योग्राफी का है, कौन साइंस का है, कौन करंट अफेयर्स का है। आपको कुल मिलाकर के मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, 90+ आपको करना है। बस आपका सारा सपना साकार हो जाएगा। चाहे वो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आए, चाहे बीडीओ की वैकेंसी आए, चाहे वो लेखपाल की वैकेंसी दे, हर जगह आप जो है फिट बैठेंगे, हर जगह आप काउंट होंगे। पश्चिम बंगाल की बात होगी तो पश्चिम बंगाल में लोधा, भूमिज, संथाल और लेप्चा जो जनजातियां हैं पश्चिम बंगाल की हैं। जबकि सिक्किम की अगर बात करें तो लेप्चा और भूटिया का संबंध जो है सिक्किम से रहा है, सिक्किम की जनजातियों में शुमार है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं में, हमें उम्मीद है ये वीडियो सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के साथ साथ देख लेंगे पॉलिटी भी 5 नंबर, हिस्ट्री भी 5 नंबर, और मूल रूप से आप जानते होंगे कि यहाँ पे आपसे अलग एक क्वेश्चन से ही पूरा बना दिया गया है, 5 नंबर का सेगमेंट है। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी देख लेते हैं। तो 15 नंबर अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। साथ में विविध भी हम हर एक वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन या कोई भी वीडियो हल्के मत लीजिएगा। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।